हाय एवरीवन, वेलकम टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज भी हम पार्ट नंबर 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर क्विक रिवीजन में आपको दूं तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब है जो फंडामेंटल हैं, जो आपको बचपन यानी कि पैदा होते ही मिल गए हैं, तो बर्थ फ्रॉम राइट। आर्टिकल नंबर 12 में हमने डेफिनेशन देखी थी स्टेट की, और साथ में फंडामेंटल राइट को कैसे डिफाइन करना है। इसके साथ ये जस्टिसिएबल हैं। जस्टिसिएबल का यहाँ पे मतलब है कि अगर इनकी वायलेशन होती है तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये कहाँ पे मेंशन है, तो ये भी फंडामेंटल राइट्स के अंडर ही मेंशन है। आर्टिकल नंबर 35 उसमें ये पावर दी गई है सिटीजन्स को कि अगर कोई भी स्टेट अब आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है तो उस केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। फिर हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी कि प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को, पर बस 2 आर्टिकल सस्पेंड नहीं होंगे। दैट वाज आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21। आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 14। तो जब आर्टिकल नंबर 14 हमने पढ़ा था तो उसमें 2 प्रोविज़न आए थे। एक प्रोविज़न हमने 14 का लिया था फ्रॉम यूके और एक प्रोविज़न लिया था फ्रॉम यूएस। यूके कहता है इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। ऊपर कोई नहीं है लॉ के, सब लॉ ऊपर है तो सब बाकी सारे इसके नीचे हैं, ठीक है। दैट वाज द थिंग दैट वी हैव टेकन फ्रॉम यूके। यूएस से हमने क्या लिया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि अनइक्वल को अनइक्वल तरीके से ही ट्रीट किया जाएगा। पूरा डिफरेंस मैंने समझा दिया था, कल वाला लेक्चर एक बार देख लेना आप लोग। अब ये आर्टिकल नंबर 14 से हमारी शुरू हो चुकी है इक्वालिटी, पर अनइक्वल को अनइक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ये हमने कल समझ लिया था। आर्टिकल नंबर 14 आज देखते हैं, 15 हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को साइड में करेंगे, बात करेंगे इक्वालिटी की। तो आर्टिकल 15 कहता है कि किसी के भी साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी जाएगी स्टेट के द्वारा, ना ही कोई इंडिविजुअल किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, मेल हैं फीमेल हैं, डजंट मैटर, ट्रांसजेंडर हैं, हर एक जेंडर को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी। दूसरा आ गया रिलीजन, और ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं, सेक्युलर। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बोली गई है कि जिसका जो धर्म है वो उसका प्रमोशन अपने हिसाब से कर सकता है, उसके बारे में जाप कर सकता है। कोई अगर हिंदू है बट अगर उसको कुरान पढ़नी है तो वो पढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे अलाउ करी गई हैं, अंडर आर्टिकल नंबर 15। इसके अलावा कास्ट के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, किसकी कास्ट कौन सी है डजेंट मैटर एट ऑल, बिकॉज हमें पता है जब ओरिजिन हुआ था तो वर्णा सिस्टम का हुआ था, जिसमें ऑक्यूपेशन के बेसिस पे आपकी कास्ट डिटरमाइन होती थी। और साथ में आ गया प्लेस ऑफ बर्थ, बर्थ आपका किस जगह पे हुआ, किस स्थान पे हुआ, उसके बेसिस पे भी कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो स्टेट जो कि आर्टिकल नंबर 12 में डिफाइंड थी, ना इंडिविजुअल, कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो ये तो हुआ आर्टिकल 15। अब इसी के आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 15 के अंदर एक क्लॉज 3 है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होगा क्लॉज। क्लॉज का मतलब है ये ब्रैकेट से लग जाते हैं। जैसे पहले हमने आर्टिकल 15 पढ़ा तो नॉर्मली आर्टिकल 15 बोला, पर जब ये ब्रैकेट लग जाएगी इसको बोलेंगे क्लॉज। अगर एक और ब्रैकेट लगी होगी तो उसको हम बोल देंगे सब क्लॉज। तो अब आगे से समझ जाना, जब भी क्लॉज बोल रहे हैं तो मतलब एक ब्रैकेट, और अगर सब क्लॉज भी है तो जैसे 15 है, इसके अंदर 5 लिखा है, इसके अंदर ए लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये सब क्लॉज है। आर्टिकल 15 क्लॉज 3, स्टेट के पास पावर है टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। अब अगेन यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आप दिमाग में रख के चलोगे, जिसके साथ सबसे ज़्यादा एट्रॉसिटी हुई थी, प्रताड़ना हुई थी, वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं, उनके साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगी। यानी कि अनइक्वल को अगर इक्वल लेवल पे लेके आना है तो पहले उनको अनइक्वली ही ट्रीट करना पड़ेगा। ज़रूर से पिछला लेक्चर देखें, उसमें मैंने आपको पूरा समझाया था कि अनइक्वल को अनइक्वल तरीके से ट्रीट करने का क्या मतलब होता है। तो आजकल आप देखते हो जब भी कोई स्कीम आती है तो बोल देते हैं ना कि इसके बेनिफिशरी सिर्फ फीमेल्स हैं, इसके बेनिफिशरी सिर्फ एससी के हैं, इसके बेनिफिशरी सिर्फ एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो ये सारा मैंशनड होता है वहाँ पे। तो आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3, 16 क्लॉज 2, 16 क्लॉज 4, इन सभी में क्या है, वीमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस एडेड हैं। फिर आता है आपका आर्टिकल नंबर 16। अब ऊपर बोल दिया आर्टिकल 15 में कि जो स्टेट है उसके पास पावर है, जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, इंडिविजुअल है वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। 16 में कुछ नहीं है, जेंडर, रिलीजन, कास्ट और जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो तो कॉमन है, पर यहाँ पे ऐड कर दिया जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटी। जब भी बात होगी जॉब्स की, अपॉर्चुनिटीज़ की, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा इन पैरामीटर्स पे, दैट इज़ रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। तो एक एडिशन होगी यहाँ पे जॉब। अगेन यहाँ पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आप
याद रखोगे, जो एससीज हैं, एसटीज़ हैं, इनको यहाँ पे रिजर्वेशन दी जाती है ऑन द नोट ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पर आजकल आप केसेस सुनते हो क्रीमी लेयर्स के, मतलब जैसे ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनमें भी क्रीमी लेयर्स डेवलप हो गई हैं। 3 पुश्तें ऐसी होंगी जिसमें आपको सारे ही आईएएस ऑफिसर्स मिलेंगे। तो जो रिजर्वेशन का बेनिफिट था उस परिवार के अंदर ऑलरेडी मिल चुका है। एक जनरेशन सारे आईएएस ऑफिसर, अगली जनरेशन सारे आईएएस ऑफिसर, तीसरी जनरेशन सारे आईएएस ऑफिसर, चौथी जनरेशन प्रिपरेशन कर रही है पेपर के लिए, अगेन आईएएस ऑफिसर। तो अंडर रिजर्वेशन अब जब आपको वो सारे रिसोर्सेज मिल चुके हैं तो ईजी हो जाता है बाद में पेपर को क्रैक करना, क्योंकि रिजर्वेशन तो मिलनी है। जहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 110 नंबर की कट ऑफ जाएगी, वहाँ पे एसटीज़ के लिए आप देखोगे कि कट ऑफ जाएगी समवेयर 42 से लेके 72 के आसपास। तो कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं और ऊपर से रिजर्वेशन आ जाती है। खैर, दिस इज़ अ डिफरेंट पैरामीटर, पर आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट द जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। और जिनके पास ये जितने भी रिजर्वेशन अवेलेबल हैं उनका पक्का से ज़रूर करें, अगर आप इन क्रीमी लेयर्स में अभी तक एडिड नहीं हो, बिकॉज जब बेनिफिट मिल रहा है तो डू यूटिलाइज इट। उसके बाद आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में बोला जाता है अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया जाए। अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत कोई नहीं करेगा। सो कॉल्ड कोई हाई कास्ट है, सो कॉल्ड कोई लो कास्ट है, अगर आप बोल रहे हो उसको कि तू अछूत है, तो उस केस में आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। और एज़ पर आर्टिकल नंबर 35 अगर आप केस फाइल करना चाहते हो तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो जो पार्लियामेंट है, फ्रेम द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये सिविल राइट एक्ट जो था ये भी 1955 में आया था। अब एक बात आपने जो ध्यान रखनी है, ये जो वर्ड है अनटचेबिलिटी, हिंदी में तो हमने बोल दिया कि अछूत, पर इसको कहीं पे डिफाइन नहीं किया है कि किन पैरामीटर्स पे हम किसी पर्सन को अनटचेबल कहते हैं, किन पैरामीटर्स पे केस फाइल होगा अगर आपने अनटचेबल बोला है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ हमें वर्ड मिलेगा अनटचेबिलिटी, पर इसकी डेफिनेशन नहीं मिलती। ठीक है जी, तो ये भी आप ध्यान रखोगे विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल नंबर 17। फिर आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में बोला गया कि आप टाइटल्स नहीं ले सकते अनटिल और अनलेस अगर आप डॉक्टर हो तो आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हो, आप पीएचडी होल्डर हो आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हो, आप आर्मी के डिफरेंट रैंक्स लेफ्टिनेंट हो एलटी लगा सकते हो, कलोनल हो कर्नल हो तो COL लगा सकते हो, ब्रिगेडियर हो BD लगा सकते हो। तो इस तरह से जो ये वाली पोजीशंस हैं एजुकेशन से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड और आर्मी से रिलेटेड, तो उस केस में आप टाइटल लगा सकते हो। अगर आपको कोई फॉरेन कंट्री से टाइटल मिला है, बहुत बड़ा अवार्ड था और पहली बार इंडिया के अंदर ऐसा अवार्ड आया, तो उस केस में भी आपको प्रेसिडेंट से जाके परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं ये टाइटल लगाना चाहता हूँ और मुझे प्लीज़ परमिशन दें। तो प्रेसिडेंट की फिर वो चॉइस होगी वेदर दे वांट टू गिव यू द परमिशन और नॉट। तो ये जो टाइटल्स का कॉन्सेप्ट था, क्यों ऐड करा हमने आर्टिकल नंबर 18 में, क्यों ऐड किया इसको फंडामेंटल राइट्स में, ताकि इक्वालिटी एस्टेब्लिश हो सके। कोई खुद को ऐसे ना समझे बहुत ऊंचा है, कोई खुद को ऐसे ना समझे बहुत नीचे का है, तो वो सारी चीज़ें ना हो, इसी वजह से जो टाइटल्स थे इनको भी अबॉलिश कर दिया। पहले तो महाराजा अधिराजा अगर एंशियंट में चले जाएं तो कौंडा लगा देते थे जस्ट टू रिप्रेजेंट कि कितने पावरफुल हैं। वो सारी चीज़ों को सप्रेस करने के लिए ही हम देखते हैं कि ये जो टाइटल्स हैं इनका अबॉलिशन किया गया है। वैसे लोगों को बहुत अवार्ड मिलते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में भी, बट दे नेवर वेंट टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कि हमें ये टाइटल अपने नाम के साथ लगाना है। ठीक है, तो एक तरह से ड्यूटी भी निभाते हैं सिटीजन्स, ऐसा कुछ नहीं है। तो आर्टिकल 18 में बोला गया कि टाइटल कोई नहीं लगाएगा। उसके बाद आता है, जैसे एग्जाम्पल समझ लो, पद्म अवार्ड किसी को मिल गया, ठीक है, पद्म विभूषण अवार्ड मिल गया, एग्जाम्पल लो, पद्म श्री मिल गया, ठीक है, पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्म श्री हो गया। जैसे लीबिया सरदेसी जी का नाम आपने मे भी सुना हो, इस साल उनको पद्म श्री मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था गोवा के लिबरेशन में। गोवा का लिबरेशन हुआ था इन ईयर 1961 और जो ऑपरेशन था यहाँ पे हमने करवाया था कंडक्ट अंडर ऑपरेशन विजय। तो ये 1961 में हुआ था जाके। तो लीबिया सरदेसी जी को जब पद्मश्री मिला, तो यहाँ पे ये जो पद्मश्री का टाइटल है ये यूज़ नहीं करेंगे। दैट इज़ द मेन मोटो ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्टिकल नंबर 18 कि जो टाइटल्स होंगे उसको आप अबॉलिश करोगे, वो आपको एज अ रिवॉर्ड दिया गया है। इट डजंट मीन कि आप जाके कल को डिमांड करने लग जाओ कि हाँ जी मुझे ये टाइटल अपने नाम के, अपने घर की प्लेट पे, मतलब कहीं पे भी ये टाइटल मुझे लगाना है, तो वो चीज़ अलाउड नहीं है। और अगर वायलेशन होती है, अगेन कोई भी आपके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर देता है, तो इट इज़ द वायलेशन ऑफ अगेन फंडामेंटल राइट्स। तो इसी वजह से इसको किस में ऐड करा गया था, आर्टिकल नंबर 18। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 19 पर, देखेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।